नमस्कार, आज आपके यूट्यूब चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि मोशन क्या चीज़ है। वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड विद टाइम। तो यहाँ पर जब भी कोई किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या टाइम। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिससे हम सारी चीज़ों को मेज़र करेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। नेक्स्ट, मोशंस कैन बी क्लासिफाइड एज, मोशन को क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल मोशन एंड कॉम्प्लेक्स मोशन। सिंपल मोशन क्या है? लाइक बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मोशन कौन से हो सकते हैं? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, या फिर इन सभी मोशन के कम्बिनेशन हो सकते हैं। ये मोशन स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकें। जैसे मान लीजिए एक रिवर है जिसका वाटर इरेटिक मोशन में फ्लो कर रहा है, तो यदि आप उसको स्टडी कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कह रहे हैं, वो क्या है? द बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपके पास दो पोजीशंस है, एक को हम इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, एक को फाइनल पोजीशन बोलेंगे। जब इनके बीच में बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तब वह क्या कहलाएगी? वह रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। और ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हैं। एक तो है मैग्नीट्यूड, यानी कि द न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जब बॉडी का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसको भी आप कंसिडर करेंगे। यदि वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है, देन वी विल टेक इट एज पॉजिटिव, एंड we will take it as negative when the body is moving from the final position to initial position. Now distance के बारे में हम बात करते हैं। Distance, the actual path traveled by a body in moving from initial position to final position is known as distance. अब आपके पास A और B दो पोजीशंस हैं, इसके बीच में यदि वो बॉडी किसी भी तरह की मूवमेंट करके वापस आए, तो जो एक्चुअल पाथ है वो क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दो पॉइंट्स के बीच की सीधी डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन पॉइंट्स। नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है जब कोई बॉडी ए पॉइंट से ट्रेवल करके वापस घूम के वहीं पर ए पर आ जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो है। When the initial position and final position are same, distance might not be zero. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन द बॉडी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, यानी कि जब किसी बॉडी की इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तब हम क्या कह सकते हैं? तब डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज ओडोमीटर? Odometer is a device that measures the actual distance traveled by a body. ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके व्हीकल में लगा होता है और जिससे आप उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितनी उस बॉडी ने ट्रेवल की है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन और द अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं।
when the body covers equal distance in equal interval of time, तो उस मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एक एग्जांपल है, ये एक टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है और उसका एक टेबल है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंटरवल यानी कि 20 सेकंड्स में बॉडी ने कितना ट्रैवल किया है? 10 मीटर्स ट्रैवल किया है। अनदर 20 सेकंड्स में फिर उसने 10 मीटर्स ट्रैवल किया है। इसी तरह से आगे भी हर 20 सेकंड्स में वो बॉडी 10 मीटर ट्रेवल्स कर रही है। जब आप इसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं इस टेबल को, तो आप एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ देखिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक हमारे पास टेबल है, यहाँ पर इसका ग्राफ हमने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज़ अ कर्व्ड पाथ। तो आप पाएंगे कि ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी टू मेजर द रेट ऑफ मोशन और द ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। तो किसी भी बॉडी की कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है किसी दिए गए टाइम में, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इज नोन एज मीटर पर सेकेंड। तो अब एक चीज़ है स्पीड या वेलोसिटी, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तब हम उस स्पीड की जगह हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। अगर डिस्टेंस मेजर करना है आपको, डिस्टेंस का रेट मेजर करना है चेंज, तब हम क्या लेंगे? नेक्स्ट, द क्वांटिटी टू मेजर द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैंने वेलोसिटी किया है। जब आप डिस्प्लेसमेंट के रेट को मेजर करेंगे तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। अब स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, और ये इसका क्या है? एक फार्मूला है। अगर हम यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। Next, the average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Average speed का ये इक्वेशन, ये फार्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड जब टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3 कुछ भी होगा आपके पास, उसको आप ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसी तरह से टाइम को भी आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास इसका एक फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज शोन बाय ओडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जो स्पीड मेजर करते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। और इस टाइम क्या होता है? द टाइम इज इनफाइनिटेसिमल, और टाइम क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा और ये टाइम टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं। तब इस केस के अंदर हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर बन जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है? द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस एंड द डेल्टा टी रिप्रेजेंट द इनफाइनिटेसिमल स्मॉल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object travels 16 meter in 4 seconds and then 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of an object? तो हमारे एवरेज स्पीड के फार्मूले से क्या है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और टाइम क्या है आपके पास? 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड्स, तो आपके पास ये आ जाएगा 32 अपॉन में 6। इसको आप सॉल्व करिए 16 3, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 5.33 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आंसर है ए। इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन along with speed,
then the quantity will be known as velocity. जब हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन में मेंशन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक फार्मूला बन गया है। याद रखिए वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें एक डायरेक्शन भी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ if there is uniform change in velocity of an object, then the average velocity can be given by initial velocity plus final velocity divided by 2। मान लीजिए वेलोसिटी का जो चेंज है वो कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्मली है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एडिशन करके हम इसको डिवाइड बाय 2 कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, during thunder and lightning, the sound of thunder takes some time to reach us while we see the lightning immediately। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो साउंड की स्पीड है वो कितनी है, 326 मीटर पर सेकेंड। इस वजह से हमें लाइटनिंग पहले दिखाई दे जाती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हम ऊपर चेक कर चुके हैं। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वाइल वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम डिस्टेंस को भी इसमें हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। स्पीड क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। जबकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव हो सकती है। और ये नेगेटिव किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है डायरेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होगी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, या फिर जो बॉडी रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रही, उस केस में भी दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। क्या मेजर करता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा होगा। हम ये पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसका आंसर आएगा रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेस द ग्राउंड इन 5 मिनट्स, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। इसके अंदर सिग्नल जो फेंका गया है वो लाइट की स्पीड से फेंका जाएगा, तो उसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम है, इसको आप 5 मिनट्स को आप चेंज कर लीजिए सेकंड्स में, तो ये आपके पास 300 सेकंड्स आ जाएंगे। अब आपके पास डिस्टेंस के फार्मूले के हिसाब से स्पीड इंटू टाइम, तो आपके पास मिलेगा 3 × 10⁸ इंटू 300 सेकंड्स। और ये आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, द odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip। तो ऑडोमीटर की जो दिखा रहा है वो स्टार्टिंग में कितना दिखा रहा है, S1 वो 2000 दिखा रहा है किलोमीटर, और जो फाइनल रीडिंग है वो कितनी दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। तो डिफरेंस यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, S2 माइनस S1, यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400 किलोमीटर्स। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, अगर ट्रिप ने 8 आवर्स ट्रेवल किए हैं तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो यानी कि 400 अपॉन 8 इट विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड आपको मेजर करने हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास एक इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके पास 5/18 से। ये चेक करते हैं हम यहाँ पर, देखिए 50 km आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है और आवर को सेकंड्स में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करना है। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5/18 आता है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हम जो भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहें तो हम इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है 27.7 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, उषा स्विम्स a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. तो उषा का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है जो ट्रैवलिंग का वो सेम है। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो 180 अपॉन 1 मिनट, 1 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में तो ये 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की बात करें तो क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम था इसलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो 0 है। तो आपके पास टाइम में 60 सेकंड्स है तो आंसर आएगा 0/60 इज इक्वल टू 0। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो आंसर आपके पास आएगा सी। याद रखने के लिए, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है और इस क्वांटिटी को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सेलरेशन which is the measure of change in velocity of an object with respect to time. So the velocity of an object changes from initial position u to final position v in time t, then the acceleration will be defined as, acceleration को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, change in velocity upon में time taken. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, देखिए वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी, मीटर पर सेकंड, फिर एक टाइम की कितना होगी एस और आ गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस। द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then it is said to be uniform acceleration. Example है acceleration due to gravity is uniform acceleration. On the other hand, if there is equal change in velocity in unequal interval of time or unequal change of velocity in equal interval of time, then it is said to be non-uniform acceleration. Acceleration is also a vector quantity, ये एक vector quantity है. It has magnitude as well as direction. If the acceleration is in the direction of motion, then the velocity of body increases. Then it is said to be positive acceleration. यदि velocity change हो रही है, velocity बढ़ रही है, तो acceleration कैसा होगा, positive होगा. If the acceleration is against the direction, then it is negative. Then the velocity of object decreases. ये important है.
अब इस पर कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, जब भी आप ध्यान रखिए स्टेशनरी आया है, स्टेशनरी या फिर स्टार्ट्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी रहेगी, 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी, तो यानी कि v कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies the brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second. In the next 5 seconds, calculate the acceleration in both cases. सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला है v माइनस यू अपॉन में t। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं 6 माइनस 0 अपॉन में 30 सेकेंड्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट केस में जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी, और फाइनल ब्रेक्स अप्लाई करने पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इस केस में, v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि 4 माइनस 6 अपॉन 5 सेकेंड्स माइनस 2 अपॉन 5। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा आपके पास माइनस 0.4। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसमें से ए। नेक्स्ट वन, a bus decreases its speed from 80 km to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of bus. सबसे पहले तो हम इसमें निकाल देते हैं कि आपके पास कितना चेंज आया इन वेलोसिटी। द वेलोसिटी चेंज इज 80 टू 60 है, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियली ये u है, तो आपके पास आ जाएगा v माइनस यू, यानी कि 60 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर दीजिए इन मीटर पर सेकंड, तो इसको आप डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100/18। ये आपके पास v माइनस यू आ गया। अब नाउ एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन में t, तो माइनस 100/18 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा माइनस 10/9। इसको सॉल्व करने पर आपको पास आंसर मिलेगा सी, यानी कि माइनस 1.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग बोल दिया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v कितना होगा, 40 हो जाएगा, इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आप, क्योंकि ये सारे यहाँ पे डायमेंशन अवर्स में है तो इसको चेंज कर लेते हैं। 10 मिनट्स को मिनट्स में, 10 मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। नाउ एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है आपके पास, v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू 40 माइनस 0 अपॉन 10/60। इसको सॉल्व करिए तो आपके पास आ जाएगा 60 कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ चेक कर लेते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हम ये ऊपर पहले भी चेक कर चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक टेबल दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ पर। अब जो इसका स्लोप है, स्लोप, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और
जो टेंजेंट ऑफ कर्व है, यानी कि इसका टेंजेंट निकाले तो tan थीटा आएगा। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है स्पीड को। कैसे डिनोट करता है ये चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले आप जो हाइट है इसकी, हाइट अपॉन में बेस, तो हाइट क्या है यहाँ पर? s2, और ये इनिशियल मान लीजिए s1 है, जो डिस्टेंस है, स्टार्टिंग डिस्टेंस। टाइम कितना है? फाइनल टाइम t2 है, और इनिशियल टाइम क्या मान लीजिए आप? t1 मान लीजिए। तो ये आपके पास क्या बनेगा? बेस बनेगा, और ये क्या बनेगा आपके पास? हाइट बनेगी। हाइट कितनी है? s2 माइनस s1, और टाइम बेस कितना है? t2 माइनस t1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये अपने पास होता है एक वेलोसिटी या स्पीड। So the slope of the tangent of curve denotes speed in distance time graph and velocity in displacement time graph, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल हो रहा है। इस केस में आप ग्राफ कैसा मेजर करेंगे? इस तरह आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपका ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है, आपका ग्राफ इस तरह से भी हो सकता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ है। तो इस इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ग्राफ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन, या फिर यूं कहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा वो ग्राफ? इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो वेलोसिटी 0 सेकंड पर थी वही 2 सेकंड पर, वही 4 सेकंड पर, वही 6 पर, और वही 8 सेकंड पर है। तो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम axis. In velocity time graph, when the curve is parallel to time axis, then the body is moving with uniform velocity, that is, the acceleration is 0. That is, the slope is equal to 0. Next, area under the curve represent displacement. यहाँ पर जो area under the curve है किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। किस तरह से? आप इस एरिया को मेजर करिए। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ का काम कौन करेगा? T2 T1। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा। और ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर? ब्रेड्थ है वो वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। और टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता है? ये एक डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म नॉन जीरो एक्सेलरेशन द कर्व विल नॉट बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जब कर्व होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन के लिए कैसा होगा? इट विल नॉट बी पैरेलल बट स्टिल अ स्ट्रेट लाइन। ये पैरेलल तो नहीं होगा टाइम एक्सिस के, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है। नाउ द स्लोप ऑफ द कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी क्या है? जो स्लोप होगा, या यूं कहिए कि जो टेंजेंट ऑफ द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। किस तरह से करेगा ये हम आगे डेरिवेशन में चेक कर लेते हैं। अब डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे डिराइव करेंगे? ये हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग बॉडी। यहाँ पर लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। हम कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं इसमें। मान लीजिए हमने इनिशियल पॉइंट पोजीशन लिया है, तो इसके अंदर हमारी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? थीटा। तो यहाँ स्लोप की डेफिनेशन से tan थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस। परपेंडिकुलर कितना है? इट विल बी v माइनस u अपॉन में टाइम टेकन। टाइम कितना है? लास्ट जो फाइनल टाइम है वो t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो t माइनस 0 यानी कि t। और ये किसका वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया? टी को इधर भेज दीजिए आप, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या यूं कहिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऊपर चेक कर लिया था। जो एरिया अंडर द कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली चेक करेंगे। क्या है? हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम। अब जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो एरिया किसका एरिया है? ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ दो पैरेलल साइड्स हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एक ट्रेपेजियम है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है। इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम इसका t है। उस केस में ट्रेपेजियम के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रेक्टेंगल और द सेकंड पार्ट इज द ट्राइंगल हियर। तो इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन होगी? दैट विल बी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर? लेंथ आप इसको u मान सकते हैं, ये टाइम मान सकते हैं t, और ब्रेड्थ कितनी होगी यहाँ पर? जो ये आपके पास ये ब्रेड्थ आ जाएगी u, दैट विल बी इज इक्वल टू ut। तो हमने क्या कर दिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किसको रिप्लेस कर दिया? ut से। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये हाइट कितनी है? हाइट आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास हाइट आ जाएगी v माइनस यू। और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? ये आपके पास टोटल टाइम है जो आपके पास आ जाएगा t। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा हाफ t इंटू वी माइनस यू। तो इसको आपने, अब v माइनस यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से, हमारे पास क्या है? v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a। तो इसलिए हमारे पास v माइनस यू को क्या कहेंगे? हम ए टी बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू, यानी कि टी इंटू ए टी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए टी आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Now next one, derive the third equation of motion। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक रिलेशन है बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और जो टाइम जो है वो कितना है? t है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला है? एरिया अंडर द कर्व। और ये एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है। तो आपके पास एरिया अंडर द ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो आपके पास जो पैरेलल साइड्स है वो कौन सी है? पैरेलल साइड्स u, और सेकंड पैरेलल साइड्स कितनी है? वो v है। तो हाफ v प्लस u इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या था? t। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला है। तो यहाँ से हमने जो a है वो कितना निकाला, सॉरी, जो t है वो कितना है हमारे पास? v माइनस यू अपन में a।
तो हमने इस t को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन में a। ये एक फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन बन गई। टू ए को यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन, कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। कर्व कभी भी वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। इफ इट वर, अगर ऐसा होता है, then it would mean that the acceleration at that point will become infinite at that particular instance। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए द एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इनफाइनाइट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कभी भी कर्व वेलोसिटी के एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इफ द कर्व इज राइजिंग, अगर कर्व राइज कर रहा है कंटिन्यूसली, तो देन दैट इज पॉजिटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या यूं कहिए कि वो एक सिंपल एक्सेलरेशन है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं पॉजिटिव कर्व्स के। एक पॉजिटिव कर्व है, ये राइज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये भी एक पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से भी हो सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और इन सभी केसेस में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है। नेक्स्ट वन, इफ द कर्व इज फॉलिंग, यानी कर्व गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उस केस में द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ग्राफ है, तो इस दोनों केसेस में क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कुछ और भी नेगेटिव के एग्जांपल्स हो सकते हैं इस तरह से, फॉलिंग कर्व, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, द कर्व कैन नॉट मूव बैकवर्ड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कर्व बैकवर्ड नहीं जा सकता। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है बैकवर्ड का, तो ये नहीं जा सकता। क्यों, देन द टाइम विल बी डिक्रीजिंग। टाइम क्या है, डिक्रीजिंग कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यहाँ दो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ग्राफ कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कुछ और भी है इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है टाइम वेलोसिटी में। नेक्स्ट वन, हमने ऊपर चेक किया था, द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंसिडर करें, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि हम टोटल एरिया को मेज़र कर लें, तो ये डिस्टेंस को मेज़र करेगा। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें नेगेटिव वेलोसिटी है, तो ये कुछ इस तरह से है कि इस एरिया को यदि आप मेज़र करते हैं और टोटल ऐड कर लेते हैं, तब तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। अगर नेगेटिव साइड में आप नेगेटिव एरिया मानते हुए उसको ऐड कर देंगे, तब ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। जैसे एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3 माइनस एरिया 4। यहाँ पर एरिया A1, A2, A3 और A4। इन दिस केस दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं A1, A2, A3, A4, तब ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, a racing car has a uniform acceleration of
4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है? A is equal to 4 meter per second square. Distance in time, what distance will it cover in 10 seconds? T कितना है? 10 seconds. Start है तो U कितना है? 0. Now you have to find V. What is the final velocity? It is equal to U plus AT, U 0, A 4, T 10. तो फाइनल वेलोसिटी कितने है? 40. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप एस ढूंढ सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a. तो 40 इंटू 40 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, 1600 अपॉन 8. तो ये आपके पास आ गया 200 मीटर डी. नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करिए और साथ में सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें. धन्यवाद.